सामाईन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू थिएटर और ड्रामा की मशहूर हस्ती जनाब ज़हीर अनवर साहब। ज़हीर अनवर साहब की ड्रामा निगारी की उम्र 40 साल से भी ज़्यादा है। आपकी 4 किताबें ड्रामों की शाये हो चुकी हैं। उसके अलावा ड्रामों के तर्जुमे से भी आपको शगफ़ रहा है। फ्रांसीसी ड्रामे किए हैं आपने। दारियो फो का एक ड्रामा, बहुत मशहूर ड्रामा जो है, वो भी किया है इन्होंने। नस्र निगारी पर ख़ास तवज्जो की है उन्होंने। ड्रामे की तनक़ीद, 2 बहुत उम्दा किताबें इन्होंने ड्रामे की तनक़ीद पर लिखी है। एक है ड्रामा फ़न और तकनीक और दूसरा है मंज़र पस मंज़र। 2 सफ़रनामे भी आपके शाये हो चुके हैं, एक अर्ज़ तमन्ना और चराग़े रह गुज़र। ज़हीर अनवर साहब की बुनियादी पहचान बतौर एक ड्रामा निगार की है और मैं उसमें इजाफ़ा ये कर सकता हूँ कि बतौर ड्रामे क्रिटिक के, ड्रामे की तनक़ीद के एतबार से भी इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत बुनियादी काम किए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि उनसे उनके ड्रामों के बारे में बात करें। ज़हीर अनवर साहब 40 साल से ज़्यादा हो गए। पहला ड्रामा कब लिखा था आपने? किन हालात में, कैसे आपको अपने अंदर के ड्रामा निगार को एक्सप्लोर करने की आपके अंदर में ख्वाहिश पैदा हुई, फिर आपने ड्रामा लिखा? शुक्रिया खुर्शीद अकरम साहब। ड्रामे के शौक़ के सिलसिले में आपने मुझसे पूछा, मेरे ड्रामों के सिलसिले में बातें की, मेरे दिगर अदबी ख़िदमात का भी तज़किरा किया, लेकिन मेरी बुनियादी शनाख्त यकीनन ड्रामा निगार की है, हिदायतकार की है, अदाकार की है। ये शौक़ मुझे उस वक्त शुरू हुआ जब मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में गया। यूँ तो हमारे स्कूल में हमारे एक उस्ताद से नूरुद्दीन साहब, वो तमसीली मुशायरा के ज़रिए ड्रामे के जरासीम को हम लोगों के अंदर शामिल कर दिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद कॉलेज में हमारे बंगाली दोस्त, कॉलेज कलकत्ता, जी, मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ता में हमारे बंगाली दोस्त जो हमारे साथ अंग्रेज़ी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन लोगों के साथ बंगला ड्रामे देखने का शौक़ पैदा हुआ और साथ ही साथ एक बार बंगला ड्रामे में एक छोटा सा किरदार करने का मौका मिला। अब यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि ये जुनून कभी कम नहीं होगा। फिर आपने मुड़ के नहीं देखा? मुड़ के नहीं देखा, बल्कि आज मैं ड्रामे में कम काम कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी ऑन स्टेज। हमेशा स्टेज पर रहने की कोशिश करता हूँ। सर के बल चल कर स्टेज पर पहुँचना पड़ा है उर्दू के सिलसिले में मुझे। ये तो बहुत ही अहम तजुर्बा आपने बताया है। ड्रामे के लिए उर्दू में फ़ज़ा इतनी साजगार नहीं है, साजगार नहीं थी। यकीनन हमारे पास कुछ पुराने ड्रामे हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, आगा हशर काश्मीरी हैं, और उसके बाद भी कुछ ड्रामे हुए। और पार्टीशंस के बाद हमारे यहाँ नियाज़ अहमद ख़ान साहब कलकत्ते में ड्रामा कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर लोगों के चेहरे पर, लोगों के होंठों पर हंसी सजाने की कोशिश की थी। ये एक बड़ा वाक़या था, लेकिन गरचे वो छोटे छोटे स्किट्स करते थे, लेकिन वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि अब ड्रामे की तरफ पहुँचना चाहिए। अब चाहे लोग आएं या ना आएं, मुझे ड्रामा करना है। ठीक वक्त पर पर्दा उठना चाहिए। एंड द एक्ट मस्ट गो ऑन, द प्ले मस्ट गो ऑन, जैसा कि शेक्सपियर ने कहा। जी, यानी एक जुनून जो है, यहाँ से जुनून ने अपना सफ़र शुरू किया। जी। तो पहला ड्रामा कौन सा लिखना था आपने? भाई, पहला ड्रामा तो इंतज़ार और अभी। जी। मुझे शायरी से भी बहुत लगाव था। मैं शायर हो नहीं सका, इसलिए ड्रामा निगार हो गया। क्या कहने, क्या बात है। तो मेरे ड्रामों के उन्वान में भी आप देखेंगे और ड्रामे में भी देखेंगे, फैज़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं ड्रामे की तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन समाजी सियासी बातों को ड्रामे के ज़रिए जिस तरह आम करने की कोशिश की जाती है, स्टेज से लेकर सड़की नाटकों तक, वो उसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जितने बंगाल में मिलती है। बंगाल के कोने कोने में अगर कहीं कोई फेस्टिवल हो रहा है तो आप ये यकीन करें कि कुछ सरफिरे, कुछ जुनूनी, कुछ दीवाने, कुछ पागल लोग सड़क के किनारे भी अपना ड्रामा पेश करते हैं, अपना फ़न पेश करते हैं। यह अजब आमेज़ा है भाई। जिस्म के इम्कानात का बेपनाह तस्वुर सिर्फ ड्रामे में आ सकता है, दूसरे में नहीं। ड्रामे के बारे में आपने ये जो बात कही, ये तो बहुत आबेज़र से लिखने के लायक है। आपने जो बात कही है कि इसमें बुनियादी चीज़ ये है, एक तो
जो दो बातें मैं आपकी अभी नोट कर रहा था, एक तो आपने कहा कि अपने समाजी, सियासी और सूरत हाल पर जिस तरह से बराह रास्त गुफ्तगू की जा सकती है, जिस तरह गुफ्तगू की जा सकती है, जिस तरह हम असरअंदाज हो सकते हैं अपने लिटरेचर के थ्रू, ये लिटरेचर का एक मीडियम है, उसके लिए कोई और दूसरा मीडियम इतना काम नहीं आता, क्योंकि इसमें न सिर्फ ये कि एक लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, बल्कि किरदार अपनी बात करते हैं, सिचुएशंस उभरती हैं और पब्लिक के सामने बराह रास्त वो होता है। इसकी वजह से ड्रामे की अपील इतनी बड़ी है और पूरी दुनिया में है। फिर आपने बंगला कलकत्ता के ड्रामों के बारे, बंगला ड्रामों के बारे में बात की। मैं आपसे बंगला ड्रामों के बारे में भी थोड़ी और बात करूँगा, लेकिन ये जो फिर आपका ड्रामे का सफ़र रहा, फिर आपने यके बाद दिगरे ड्रामे लिखना शुरू किए, तो खुद जो उर्दू समाज में जिस तरह से कैसे आपको ड्रामा लिखना और फिर ड्रामा करना, आपने कहा कि आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, क्या दुश्वारियां और कैसे आपने इन मराहिल को पार किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब देते देते मैं थक गया हूँ। देखिए, हमारा पूरा मुआशरा सिंपोजियम, सेमिनार और मुशायरे पर खड़ा है, और ड्रामे से पता नहीं क्यों लोगों को इतनी रग़बत नहीं रही। लेकिन हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि ड्रामा करना है, अपना ग्रुप बनाना है, पैसा मिले ना मिले। बादल सरकार का नाम आपने सुना होगा जी। बादल सरकार ने कभी किसी से पैसे नहीं लिया, बल्कि ड्रामे के बाद वो एक लाल रंग का एक चादर की तरह कोई चीज़ बिछा देते थे। अगर आपके पास कुछ भी है, एक गरीब अगर 10 पैसे देता है तो वो भी अपने ड्रामे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्ड थिएटर का जो जुनून हमारे पास आया, तो मुझे पता चला कि उर्दू में लड़कियां नहीं हैं, उर्दू में सामईन नहीं है, उर्दू में नाजरीन नहीं है, उर्दू में एक्टर्स नहीं है। इनको पैदा करना होगा, मेंटर होना होगा। ये बहुत बुनियादी काम मैंने किया, और आज हमारे 2-4 ऐसे शागिर्द हैं जो उर्दू थिएटर की दुनिया में, उर्दू स्क्रीन राइटिंग की दुनिया में बहुत नाम कमा रहे हैं। और इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, उनको देखकर बड़ी खुशी होती है कि मेरा ख्वाब कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में थिएटर के हवाले से पूरा होता रहा है। आपने जैसे बताया अपने थिएटर के हवाले से, ये जो मसले हैं उर्दू समाज के कि भाई लोग थिएटर देखने नहीं आते हैं या थिएटर को उस तरह मकबूलियत हासिल है, 2-3 असबाब आपने बताए। कोई और भी वजह हो सकती है, कोई नफ्सियाती वजह कि सब आखिर क्या बात है? या तो मुशायरों भाई ये देखिए जी, मौसीकी से जी, फ़न अदाकारी से और शोबिज़ से हम लोगों की दूरी तो प्रोवर्बियल है। कल्चरली ये अफसोसनाक है, लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है जी। जैसे कि ड्रामे के सिलसिले में अब वो मामला नहीं है जो अरस्तु के साथ था, वो मामला नहीं है जो पुराने ड्रामा निगारों ने जिस तरह ड्रामे लिखे थे, वो मामला नहीं है कि तसादुम होगा तो ड्रामा होगा, वो मामला नहीं है कि समाज के कोई पहलू पर हम बात करेंगे तो ड्रामा करेंगे। अब तो ड्रामा अंदर से भी बाहर आने लगा है जी। यानी इंटीरियर को भी हम स्टेज पर उसी नफासत के साथ, उसी जिस्मानी हरकत और बड़े आकार के साथ पेश कर सकते हैं जिस तरह हम किसी समाजी मसले को पेश करते हैं। तो ये जो टेक्निक ड्रामे ने जो तरक्की की, यही टेक्निक, इसी की तरफ मैं आ रहा था। टेक्निक जो हम लोगों ने देखा, जो पुराने ड्रामों से हम लोगों ने अखज़ किया, वो सारा कुछ हमारे काम का न था। हमने अंग्रेज़ी में तालीम थोड़ी हासिल की, तो अंग्रेज़ी अदब में जो ड्रामे आए और अंग्रेज़ी अदब के क्लासिकल ड्रामों से लेकर जदीद ड्रामों तक इतना बड़ा फासला रहा, और जदीद ड्रामों में टेक्निक ऐसे इस्तेमाल किए गए, लाइट्स ऐसे इस्तेमाल किए गए, और ऑडियंस को, बल्कि ऑडियंस के दरमियान वहीं यहाँ तक कि की होल थिएटर का जो तसव्वुर उन लोगों ने दिया, इन तमाम चीज़ों से मैंने जाना कि ड्रामे को मैं बग़ैर पैसे के भी कर सकता हूँ। ड्रामे को मैं एक कलर के कपड़े के साथ, जिस्म के इम्कानात के साथ, एक्शंस के साथ, अपने अल्फाज के साथ, और सुन लीजिए, ये अल्फाज वो नहीं है जो आप लिखते हैं, ये अल्फाज वो भी नहीं है जो मैं लिखता हूँ। मैं जब स्टेज पर जाता हूँ तो अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने ही डायलॉग्स को बुरी तरह काटता हूँ, तब कहीं जाकर स्पोकन वर्ड्स मिलता है। ब्रैंडेलो ने यही कहा, अगर स्पोकन वर्ड्स ना हो
तो ड्रामा नहीं हो सकता। स्पोकन वर्ड्स की बड़ी अहमियत है। आपने अभी बात की मैं ड्रामे के इर्तिका के बारे में, यानी एक तो हिंदुस्तानी सिचुएशन में, जैसे हमने कहा आपने कलकत्ते से बात शुरू की, खुद हिंदुस्तानी ड्रामा जो है इसने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है और किस तरह से आप लोग जो हिंदुस्तानी ड्रामे का हिस्सा हैं, मजमूई तौर पे लार्जली ड्रामे को हम इस तरह से बिल्कुल ज़बान में क़ैद नहीं कर सकते, ज़बान एक मीडियम है उसका ज़रूर, लेकिन आपने कहा कि वो बुनियादी चीज़ स्पोकन वर्ड है ना, और उसमें ज़बान के बाद औक़ात आपको उसके निज़ाम को तोड़ना पड़ता है सिर्फ उसके लिए, इसलिए कि वो एक्सप्रेशन ज़्यादा अहम हो जाए। तो उसमें जो पूरे हिंदुस्तानी ड्रामे में कैसे आप देखते हैं कि भाई किस तरह से हिंदुस्तानी ड्रामे एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं, खुद आप कितने मुतासिर हुए हिंदुस्तानी ड्रामों से? सिर्फ हिंदुस्तानी ड्रामा ही नहीं, देखिए यहाँ आप जहाँ रहते हैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जी, यहाँ बड़े बड़े हिदायतकार हुए, अलकाजी जैसा हिदायतकार जिसके कई ड्रामे हमने देखे, लोरका के ड्रामे हमने देखे, जूलियस सीजर हमने देखा, उर्दू में ड्रामे दिन के अंधेरे उन्होंने किया उसको हमने देखा। तो नेशनल ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था, उसमें उर्दू हमारी अपनी ज़बान वो बहुत दूर दूर आस पास कहीं नहीं थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जैसे कि मोहम्मद हसन जी, कुछ लोग ऐसे आए जैसे कि जाहिदा जैदी, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ड्रामे अच्छे लिखे जैसे कि इकबाल मजीद। लेकिन मेरा राब्ता डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेज से रहा, कलम के साथ साथ वो चौहद्दी जहाँ के लिए हम ड्रामा लिखते हैं, वो 3 वॉल्स और एक वॉल जो ऑडियंस का होता है जहाँ ऑडियंस देखती है, वहाँ हम ऐसे मुकालमे लिखते हैं, ऐसे मगरिब के ड्रामों ने हमें बहुत मदद पहुंचाई। हमारा नेशनल ड्रामा भी इसलिए आगे बढ़ सका कि वो टेक्निक की हदों में बाहर के ड्रामों से, वेस्टर्न ड्रामों से, बल्कि यूरोपियन ड्रामों से उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि हमारे पास संस्कृत ड्रामे नहीं थे, ये मतलब नहीं है कि हमारे पास संस्कृत के स्टेज के स्केचेस नहीं थे, ये मतलब नहीं है कि यहाँ रंग रस और नाच का कोई तस्वुर नहीं था। लेकिन ये दोनों अवामी लोक नाटकों की बहुत बड़ी रवायत है, यही। लेकिन ये दोनों चीजें जब मिली हैं तो कोई एक हबीब तनवीर सामने आता है, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो कोई रतन थय्यम सामने आता है। ये दोनों चीजें और मिलनी चाहिए जो कोई और अच्छा फनकार अपनी जबान लेकर, अपने नए अंदाज को लेकर, अपने लफ्ज़ों को, अपनी ज़बान के लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ कर कोई ऐसा हयूला, कोई ऐसा आमेज़ा तैयार करे जो देखने में बहुत भला लगे। ड्रामे का पहला और बुनियादी उसूल ये है कि आप जो देख रहे हैं उसमें किसी किस्म की रुकावट ना आए और वो आपको अच्छा लगे। इट मस्ट एंटरटेन, पहले वो तफरीह आपको दे, उसके बाद एजुकेट करे। आपने कई उर्दू के ड्रामा निगारों, मोहम्मद हसन साहब का जिक्र किया, इकबाल मजीद साहब का जिक्र किया, ज़्यादा ज़्यादा मुझे इत्तेफाक की बात है कि अभी मैंने पिछले दिनों इकबाल मजीद साहब से मैं ये गुफ्तगू कर रहा था कि भाई आपने इतने अच्छे ड्रामे लिखे लेकिन फिर आपने ड्रामा छोड़ दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो कहानीकार के तौर पे जाने जाते हैं, उनके ड्रामों के बारे में कम लोगों को मालूम है। ज़्यादा ज़्यादा बतौर शायरा ज़्यादा जानी जाती हैं, मोहम्मद हसन साहब बतौर नक्काद जाने जाते हैं, बतौर ड्रामा निगार ये उस तरह से मशहूर नहीं हुए। और इकबाल मजीद साहब से गुफ्तगू करते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ, वो जो बुनियादी पहला सवाल आपने किया था, पहली बात आपने बताई थी कि ड्रामा करना उसके लिए इतने सारे लवाजमात दरकार होते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग उनसे कामयाब यानी उस जुनून से गुजर जाते हैं कि भाई अब हमें ड्रामा करना है, और आपने कहा कि जैसे 3 वॉल्स, चौथी दीवार जो है वो सामने ऑडियंस है ना, ऑडियंस से मुखातिब होना और ऑडियंस के सामने आना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। ये आपने जो आपने वेस्टर्न ड्रामों की बात की, जाहिर है कि हिंदुस्तान में ब्रेख्त और लोरका, इनके तो इतने असरात हैं पूरे हिंदुस्तानी ड्रामे पे, इनके बड़े असरात पड़े हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं, ये 2 तो बहुत ही मशहूर नाम है। आपने कुछ फ्रांसीसी ड्रामे, एक फ्रांसीसी ड्रामों का तर्जुमा किया था, यूरोप के वो ड्रामे जो यूरोप बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन आपकी बातों को काटते हुए मैं ज़रा सा ये कहूँगा कि हम लोगों को जिस तरह मुशायरे की आदत है उसी तरह कहानी पढ़ने की आदत है जी। हम लोगों को जिस तरह गज़ल और नज़्म के शेर से बह जाने का एक तरीक़ा हम लोगों ने अपना लिया है, उसी तरह
हम लोग दूसरी तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि तंज़ मज़ाक की चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्रामे के सिलसिले में पढ़ने या ड्रामा निगार किस मकाम पर पहुंचा है उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं समझते। एक मिसाल छोटी सी देकर मैं आऊँगा। जाहिदा जैदी, लोग उनको शायरा की हैसियत से जानते हैं, मैं भी यही जानता हूँ जी, लेकिन मैं उन्हें एक ड्रामा निगार की हैसियत से जानता हूँ, और वो ड्रामा निगार की हैसियत से जानता हूँ जिसने नसीरुद्दीन शाह जैसे ड्रामा के एक्टर को जन्म दिया है। मैं उसे उस तनकीद निगार की हैसियत से जानता हूँ जिन्होंने जदीद मगरबी ड्रामे का एक बड़ा मजमून लिखकर हम लोगों को जाहिर किया कि भैया ड्रामा कैसे लिखना चाहिए। वो एक ऐसी औरत थी जिसने जब ड्रामे लिखे, और जब मैं नए नए लिख रहा था तो मेरे 3-4 ड्रामों का जिक्र उन्होंने किया, और आप कहते हैं कि वो सिर्फ शायरा हैं। नहीं, वो शायरा नहीं है, उन्होंने सरदार के ड्रामे का तर्जुमा किया जी, ड्रामों का तर्जुमा किया उन्होंने। इकबाल मजीद ने कुत्ते जैसे फ्रांसीसी ड्रामों का तर्जुमा किया है। दूसरा कमरा अगर आप करके तो देखें भाई, मैं ड्रामे करता हूं, आप आए तो, कोई ड्रामा निगार करे, आप जरा पहुंचे तो, कदम तो आगे बढ़ाएं। अब कवाली छोड़िए, मुशायरा छोड़िए, ड्रामे की तरफ आइए। अब आप बताते हैं कि फ्रांसीसी ड्रामे या मगरबी ड्रामे, देखिए फ्रांसीसी ड्रामे जितना मुताला होगा, जैसा मुताला होगा, दुनियाएं दरियाफ्त करेंगे आपको नई नई चीजें मिलेंगी जी। यकीनन कामों के कुछ ड्रामे हैं जी जी, आप यकीन करें, अभी आने से पहले एक दिन पहले वहाँ एसेसिन ड्रामा, जिसको मैंने इंसाफ के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया है, उन्होंने बांग्ला में ड्रामा किया है, उसको उर्दू में करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ज़हीर अनवर नहीं करेगा तो कोई दूसरा नहीं करेगा। ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। मगरिब में ऐसे ड्रामे हैं, ब्रेख्त का आपने जिक्र किया, कैसे उसके एलिनेशन थ्योरी हम लोगों ने ड्रामे के अंदर, मैं पढ़ाता था भैया अपने बच्चों को कि एलिनेशन थ्योरी क्या है। ड्रामे में एक्टिंग करते हुए, जोश और जज्बे का इजहार करते हुए कैसे ऑडियंस को इस सिलसिले से तोड़कर अलग कर देना है और सबक दे देना। एक इनकलाबी चीज थी वो, नहीं एक इनकलाबी चीज। और सिर्फ ये नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ सैमुअल बेकेट जी, वेटिंग फॉर गोदो, एक ऐसा ड्रामा दुनिया भर जिसने पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि उर्दू में भी उसके असरात पाए जाते हैं। तलाश तो करें। आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ, इस ड्रामे का तर्जुमा, वेटिंग फॉर गोदो का तर्जुमा कृष्णचंद्र ने किया था। मैं जानता हूँ जी, मुझे पदातिक थिएटर वालों ने इसका तर्जुमा करने के लिए दिया था। मैंने उनसे उसी वक्त कहा कि मैं ड्रामा पढ़ता भी हूँ, इस पर यह तर्जुमा हो चुका है, बट उन लोगों ने उसके तर्जुमे को एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ विनय शर्मा एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, जिसके लिए मैंने एक अनार्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत जी, इटालियन ड्रामा किया था। दारियो फो का जो ड्रामा, दारियो फो उस वक्त नोबेल प्राइज विनर नहीं था जी, मैं नहीं जानता था उसे। उसका वो ड्रामा मिला, इतना इनकलाबी, इतना टाइमली ड्रामा मिला, इस कदर शदीद ड्रामा मिला कि मैंने उसे उर्दू में मुंतकिल किया। उन्होंने कहीं कहीं हिंदी कर दिया, वो अलग सी बात, ज़बान कुछ भी हो, ड्रामा तो उर्दू में आ गया। ड्रामा यहाँ दिल्ली में शाये भी हुआ, किताबी शक्ल में किसी दिन आ जाएगी। लेकिन ये बहुत, मैंने भी देखा है ये ड्रामा, आपने प्रगति मैदान में किया था यहाँ के किसी फेस्टिवल में, और यकीनन वो दारियो फो ज़माने में महदूद लोग जानते थे उनको, लेकिन एक अनार्किस्ट की इत्तफाक़िया मौत यकीनन एक ऐसा ड्रामा है। दारियो फो जैसे बड़े ड्रामा निगार का होना, उसके ड्रामे का उर्दू में तर्जुमा होना, वाकई उर्दू ड्रामे के लिए भी बहुत नेक फाल है। तो आप फ्रांसीसी ड्रामे के बाद, जैसे कामों के ड्रामे किया आपने, जैसे मैंने कहा दारियो फो का ड्रामा हुआ, जॉर्ज फेदो का ड्रामा, जॉर्ज फेदो का किया आपने। मैंने मिस्र के ड्रामा निगार तौफीक अल हकीम, अपने ज़माने में बड़ा मातूब था हुजूर। जी जी, मशहूर तो था ही, मातूब भी था जी। उसके ड्रामे मैंने किए, और मेरे सर पर तलवार की धार थी, ऐसा भी हुआ जी जी। तो बांग्ला ड्रामे मैंने तर्जुमा किए, बांग्ला के भी जी, शायद चाहूंगा मैं तुझे तुमा के चाय, इसका तर्जुमा मैंने किया। अंबर राय का बहुत ही मशहूर ड्रामा, और तमाम बंगालियों को उर्दू सिखा सिखा कर उनको इस स्टेज तक पहुंचाया। आपने ये जो सिखाना, बताना, तैयार करना, ड्रामे के लिए आदमी तैयार करना, ड्रामे के लिए एक्टर तैयार करना, ड्रामे के लिए हालात फ़ज़ा साजगार करना, इस सिलसिले में मुझे आपकी वो जो किताब है ड्रामा फ़न और तकनीक, उस किताब का मुझे ख्याल आता है और बार बार आता है, चूँकि मैंने ये देखा है कि फ़न और तकनीक
ड्रामे के बारे में नज़रियाती गुफ्तगूएँ बहुत होती रही हैं। हमारे पास ड्रामे की तारीख़ है, ड्रामे के नज़रियाती, ड्रामे की ज़रूरियात, अहमियत, इफ़ादियत वगैरह वगैरह, इन मौज़ूआत पे बातें होती हैं। लेकिन जो फ़न और तकनीक है उसमें आपने बहुत ही एलैबोरेट हो के पर्दा क्या है, ये जो आपने किताब लिखी, मतलब कैसे आपको ख्याल है कि भाई अब इसकी भी बड़ी ज़रूरत है और ये जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ये मज़ामीन लिखे? जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत कम लोग इस पर जिक्र करते हैं। असल में मैंने पहले समाजी ड्रामे से शुरू किया, उसके बाद उसका कैनवस बड़ा होता गया। मेरे एक्टर्स जब आते तो कभी किसी की ज़बान दुरुस्त नहीं, तो कभी कोई ड्रामे के सिलसिले में नहीं जानता, तो मैंने कोशिश ये की कि इन लोगों को सिखाते हुए, मेंटरिंग करते हुए ऐसी चीज़ें लिखूं जो हिंदुस्तान गिर सतह पर, बल्कि उर्दू जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, दरसो तदरीस के सिलसिले में भी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ड्रामा कैसे होने चाहिए, उस पर भी मैंने मजमून लिखा। जी जी। फ़न अदाकारी पर मैंने अभी तक कहीं मजमून नहीं देखा है जी। और मैंने उस किताब में 70 सफ़े पर उस सबसे तवील मजमून लिखा। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारे अदाकार पैदा होने लगे, उन किताबों को आकर मांग कर ले गए, पढ़ा उन्होंने और ख़ुद भी एक्टिंग करने लगे। मेरे ख्याल में 2-3 एडिशन छप चुके हैं उस किताब। हाँ, दूसरे एडिशन तो 2 एडिशन छप चुके हैं, मैंने देखा है। अजीब बात यह है, जो मैंने ये देखा है कि फिर उसके बाद और कुछ और इजाफे नहीं हुए, लोगों ने फ़न और तकनीक पे। मसलन जाहिर है कि आपने वैसे पूरा एलेबरेट किया, हर फ़न के तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि इसमें और मुख्तलिफ मतलब पहलू निकल के आते हैं गुफ्तगू के, इस पर और लोगों ने नहीं लिखा। देखिए, ये वक्त का तकाजा है कि हम लिखें इस पर ज़रूर। ये सिर्फ स्टेज ड्रामा, समाजी ड्रामा और सोशल इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में ड्रामा करना ही नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंटल ड्रामा भी अब होने लगा है। और मगरिब में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, वहाँ बड़े रिसाले निकलते हैं यार, बहुत कीमतें होती हैं, लेकिन मैं एक ज़माने में मंगाता रहता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जो आप कह नहीं सकते, मैंने सोच नहीं सकते। आप अफसाना निगार हैं, आपका एक अफसाना लेकर हम उसकी रूह तक पहुँचते हैं और उसको इस तरह पेश करते हैं कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये मैंने लिखा था, मेरा ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं था। तो ड्रामे में ये एक बड़ी खूबी है। एक बड़ी खूबी मैं बस ये बताता हूँ कि अगर एक ड्रामे को, किसी की भी एक ड्रामे को, मैंने बहुत ड्रामे में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, ज़ाती, वन मैन ड्रामा, मोनो ड्रामा, और अब तो मैं फिर से वापस स्टेज की तरफ 2-3 कैरेक्टर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक ड्रामे को 5 हिदायतकार को दीजिए, उसके 5 वर्जन आपको मिलेंगे, 5 नई तरह से वो ड्रामा, 5 नई तरह से। क्या बात है, क्या खूबी है इसकी। एक बात मुझे याद आई आपकी इस गुफ्तगू से, आपने एक बार एक समाई ड्रामा लिखा था जी, वो मतलब जिस पर हमारी आपसे गुफ्तगू भी हुई थी। रेडियो ड्रामा और समाई ड्रामे में क्या फ़र्क है? वो आपने उसके लिए बाज़ाब्ता एक स्क्रिप्ट लिखा, वो ड्रामा किया आपने। अभी ये बड़ा उम्दा मौका है कि आप ज़रा सा इसकी वजाहत करें इस पर। समाई ड्रामा खुद आपके नज़दीक क्या है? रेडियो में जो ड्रामे होते हैं बहुत मशहूर है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई उस वक्त तो मैंने देखा बंगाल में कि लोग ड्रामा से कैसी मोहब्बत करते हैं, किस कदर जुनून है। अगर कोई ना मिला, बंगला बोलने वाले खास, जी, बंगला बोलने वाले, एक शख्स ने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक रोल कर दीजिए, तो मैंने उनके लिए रोल कर दिया, छोटे मोटे बंगला डायलॉग से कह दिया। लेकिन जब मैंने देखा तो देखा वो और हम, तीसरा कोई आदमी ही नहीं है। और फिर हमने कहा कि भाई ये क्या है, क्या आप क्या कर रहे हैं? तो मालूम हुआ छोटे छोटे गेस्चर्स, छोटे छोटे हरकत सकनात, थोड़ा सा मूवमेंट, और सामने एक टेप रिकॉर्डर रख के मौसीकी के साथ और चेहरे पर वो तमाम तासुरात के साथ उसने ऐसा ड्रामा किया कि सामने देखने वाला, चाहे वो 25 आदमी था या 50 आदमी, हैरान रह गया। तब मैंने तलाश और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि बंगाल में बरसों से रिसाइटेशन ही नहीं, ऑडिटरी ड्रामा यानी समाई ड्रामा मुसलसल होता रहा है। और ज़रा अंदर गया तो देखा कि सार्तर, कामू, पॉल निज़ान और वो फ्रांस के उस ज़माने के तमाम बड़े बड़े फ़नकार, सीमन de Beauvoir, इन लोगों ने भी समाई ड्रामा, अंग्रेज़ी में उसका उन्वान ऑडिटरी ड्रामा के तौर पर पेश किया था। ये एक बड़ा अच्छा काम है। आप अकेला भी रहें तो आप ड्रामा कर सकते हैं।
और अब ऐसा हुआ है कि ड्रामा अपने सही रंग रूप में कुछ लोग कर रहे हैं। बिहार में ड्रामा हो रहा है, महाराष्ट्र में ड्रामा हो रहा है, उर्दू ड्रामे के नाम से ड्रामे हो रहे हैं, कई लोग ड्रामे लिख रहे हैं, कलकत्ता में भी ड्रामा हो रहा है। हमने भी पिछले साल फिर ड्रामा किया था। बैक टू स्टेज, वापस लौटना, ड्रामे की तरफ लोग जा रहे हैं। जी, जाना चाहिए। ये एक ऐसा मीडियम है जो आपने बताया कि 2-3 तरह के जो मतलब उसके हैं खूबियां हैं कल्चर की, उन सबको अपने अंदर समा सकता है। और शायरी को भी समा लेता है वो, मौसीकी को भी समा लेता है वो। यही बात शेक्सपियर ने अपने आखिरी ड्रामे हैमलेट में किया था कि राइपनेस इज ऑल। क्या पाते हैं आप? एक अफसाना पढ़ते हैं, एक ड्रामा देखते हैं, एक ड्रामा पढ़ते हैं, ये जो मिलता है, ये जो तसव्वुर मिलता है, ये जो जॉय है, ये जो चंद लम्हों की खुशी है, ये जो रगों में दौड़ते हुए खून का उछाल जो है, यही तो हमारा सब कुछ है, यही तो हमारी कमाई है, यही तालीम। मुझे बहुत सनद नहीं चाहिए जी, मुझे कोई बहुत तोहफा, कोई प्राइज, कोई सिटेशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा ऑडियंस मुझे ये कहे कि आपके ड्रामे ने मुझे रुला दिया, और खुद अपने खून में गर्मी लेकर के अपने घर जाए जी, या सोचता हुआ जाए, ये महसूस करके जाए बहुत शिद्दत से I did something, that is my contribution, ये मेरी खिदमत है अपने समाज को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, अपने वो तमाम शागिर्दान को जिनके खून में हमने ये जरासीम डाल दिए। ज़हीर अनवर साहब, ड्रामे के बारे में आपसे बात हुई थी, मैं चाह रहा था कि आपसे आपके जो दो आपने सफ़रनामे लिखे हैं, सफ़रनामा एक आपने इंग्लैंड का सफ़रनामा लिखा, एक पाकिस्तान का सफ़रनामा लिखा, बतौर एक अदीब के ये जो 2 असफ़ार हैं आपके रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आपको ऐसी लगी? जो आपने और मुल्कों के भी सफ़र किए हैं, लेकिन अभी मैंने बांग्लादेश का एक सफ़रनामा लिखा है, बांग्लादेश का, मुख्तसर ही सही जी, लेकिन लिखा है। लेकिन ये जो सफ़रनामा लिखने की ज़रूरत क्यों आपको महसूस हुई कि कुछ बात ऐसी? देखिए, ये कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मैं आपके सफ़रनामों में भी ड्रामा बहुत होता है, मैंने ड्रामे के जी, वो तो अंदाज है, अंदाज़े तहरीर है, लेकिन दरअसल देखने का एक नज़रिया है। आपके पास अपनी एक नज़र है, बुनियादी नज़र, आप अपनी नज़र से दूसरों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, नए जहानों की सैर करते हैं, और उन तमाम चीज़ों से आपका पूरा किरदार, आपका पूरा अंदर और बाहर संवरता है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हो जाती हैं जब आप नई जगहों पे जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मेरे पाँव में चक्कर है, और जहाँ मैं नहीं लिख सका, सफ़रनामे नहीं लिख सका, वहाँ मैंने अंग्रेज़ी में एक किताब लास्टिंग इम्प्रेशंस लिखी, ताकि शहर और इंसान दोनों के हवाले से कोई नई बात सामने आ जाए। ये लास्टिंग इम्प्रेशन वाली बात मैं भूल रहा था। आपने यकीनन वो जो खतूत की सूरत में आपने अमेरिका के लोगों से या कनाडा के लोगों से जिस तरह मुकालमा किया है, और उस तरह से कल्चर को भी उनके समझने की कोशिश की है। ज़हीर अनवर साहब, ये ड्रामा, सफ़रनामा, ड्रामे की तनक़ीद, पूरा एक इनकम्पासिंग है आपका अदबी जो तजर्बा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक है ऐसे लोग जो इस तरह से मजमूई तौर पे पूरी दुनिया के, जैसे आपने कहा कि चीज़ों को, नई दुनियाओं की सैर करना, खुद तख्लीक अपने आप में नई दुनियाओं की सैर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़हीर अनवर साहब, बहुत मुझे आपके मुस्तक़बिल के मंसूबे और खाके इनको सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्तक़बिल में हम आपकी और चीज़ें भी देख सकेंगे, और आप खुदा से दुआ करते हैं कि वो आपको यही जोश जज्बा आपका सलामत रख के कायम रहे और सेहत दे, और आप ये सारे काम जो आपने जैसे सोच रखे हैं करें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर कर देंगे जितना आपने सोचा है। आई हैड ऑलवेज बीन अ बेटर डायरेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।